हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन क्लासरूम में। तो इस बार हम लोग लेकर आए हैं बिजनेस लेटर एंड कम्युनिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो आज इस पूरे वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं बिजनेस कम्युनिकेशन में कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ लेनी है और बिजनेस लेटर्स और इसमें कौन कौन सी चीजें हैं और वो लिखा कैसे जाता है, इसके सारी चीजें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है कम्युनिकेशन को लेकर। सर कम्युनिकेशन होता क्या है और इसको डिफाइन करें। तो कम्युनिकेशन का डेफिनेशन अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कम्युनिकेशन इंप्लाइज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर वेयर द स्पीकर मस्ट be listen and understand as well, failing which the purpose of communication get defeated, sending the business in peril। याद रखोगे, कम्युनिकेशन जो होता है एक दूसरे को समझने के लिए, सेंडिंग अ मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अगर मैं कुछ आपको समझाना चाह रहा हूं और आप मेरी बातों को समझ रहे हो तो हम लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ठीक है, या तो हम कम्युनिकेट करेंगे बोलकर, या तो हम लिखकर, या विजुअली, हम लोग जैसे भी हो एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। और इसी सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज को हम लोग का नाम दिया गया है कम्युनिकेशन। और अगर किसी बिजनेस कंसर्न में ये सारा चीज फेल होता है, मतलब आप मेरी बातों को नहीं समझ पाते हो, तो बिजनेस बहुत ही बड़े संकट में जा सकता है। ये इसका डेफिनेशन कहता है। ठीक है, अच्छा, अगर आपको किसी डेफिनेशन ऑथर्स का लिखना है तो आप इसमें लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू किथ। किथ क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन मेरे पास, जैसे मेरे पास जो इंफॉर्मेशन मैं क्या कर रहा हूं, आप लोगों को दे रहा हूं। ठीक है, और अगर आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो। समझ में आ गई बातें? तो इसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, कम्युनिकेशन का नाम दिया है। इसके कुछ फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फटाफट नोट डाउन करें। ठीक, जैसे पहला फीचर्स कहता है, इट कैन बी रिटेन, वर्बल, नॉन वर्बल। रिटेन भी हो सकता है लिखकर, बोलकर, वर्बल भी हो सकता है, और नॉन वर्बल जैसे इशारों में। ठीक है, हम लोग इशारों में भी बात कर सकते हैं। तो कैसे भी जो भी कम्युनिकेट, जैसे आपको ये आंसर समझ में आया, नहीं समझ में आया, या समझ में आ गया, हां सर समझ में आ गया। तो अगर हम इशारों में भी एक दूसरे को समझते हैं तो कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो रिटेन, वर्बल, नॉन वर्बल, कुछ भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट लिखोगे, वर्ड्स यूज्ड इन कम्युनिकेशन इवोक डिफरेंट मीनिंग। हमेशा जो वर्ड्स यूज किया जाता है कम्युनिकेशन में, उसका मतलब कभी कभी अलग अलग निकलता है। आप किस मतलब को समझ पा रहे हो ये डिपेंड करता है कि बोलने वाला क्या चाह रहा है और समझने वाला उसको क्या समझ रहा है। ठीक है, और अगर बोलने वाला जो चाहता है वही समझने वाला समझ गया तो इट मींस दैट वो उसको कम्युनिकेट कर पा रहा है। ठीक है, जैसे समझ में आया, समझ में आ गया, समझ में आ रहा है ना। अगर मैं पूछूं समझ में आ गया, ये मैं आस्क कर रहा हूं आपसे, समझ में आ गया, आपसे पूछ रहा हूं। एक होता है समझ में आ गया, मतलब आपको समझ में आ गया। देखिए दोनों वर्ड्स एक ही है, समझ में आ गया। एक है समझ में आ गया, ये मैंने पूछा आपसे। एक है समझ में आ गया, मतलब आपको समझ में आ गया। तो दोनों का देखोगे समझने और बोलने का तरीका है। ठीक, नेक्स्ट तीसरा, कम्युनिकेशन एक्ट लाइक अ कैटलिस्ट विच प्रोवाइड द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन टू द कंसर्न्ड एम्प्लॉइज। ठीक है, ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है कम्युनिकेशन, जो डिजायर्ड, जो आप चाहते हो। आप क्या चाहते हो सर, अच्छे से अच्छे बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में बता दें जिससे हम सारी चीजों को लिख पाए। ठीक है, और अगर मैं वही पॉइंट आउट आपको बताता हूं, वही पॉइंट्स मैं आपको डील कर रहा हूं, तो आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो, कम्युनिकेट कर पा रहे हो। समझ में आ गया ना। तो ये कहता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, एक्सचेंज ऑफ आइडिया डबल बैरल्स अफेयर्स इन्वॉल्विंग बोथ। हम लोग क्या करते हैं, आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट, कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन इंडिविजुअल परसेप्शन एंड इमोशन। ठीक है, हम लोगों का जो भी कम्युनिकेशन होता है वो इंडिविजुअल का इमोशन होता है और उनका थॉट्स होता है, उनका सोच होता है।
हम क्या समझाना चाह रहे हैं सामने वाले को, ठीक है। वो अपने इमोशन के साथ उसको करता है। अगर वो सामने वाला उसके इमोशन को समझ रहा है, मतलब वो उसको कम्युनिकेट कर पा रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी बातों को किसी और के सामने रखना चाहते हैं, हम बहुत ही इमोशनल होते हैं, लेकिन सामने वाला उसको मजाक में ले लेता है, हंस लेता है, मतलब वो मुझे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, फिर हम उसको बोलना छोड़ देते हैं, ठीक। और अगर कोई सामने वाला समझ पाता है, मेरी बातों को ध्यान से सुनता है, तो मतलब वो कम्युनिकेट कर पा रहा है। समझ गए? चलिए, तो ऐसे ऐसे आपके इसके फीचर्स हैं। आपको कम्युनिकेशन देख लेना है, फीचर्स देख लेना है। इसके बाद आपको डायरेक्टली चलना है बिजनेस कम्युनिकेशन पर, कि सर बिजनेस कम्युनिकेशन होता क्या है। इसके डेफिनेशन को नोट डाउन करें। द लाइफ ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज डिपेंड ऑन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इट इज ऑल्सो टर्म्स एट अ लाइफ लाइन। बिजनेस में कम्युनिकेशन बहुत ही जरूरी है, एक लाइफ लाइन की तरह है, क्योंकि अगर बिजनेस में कम्युनिकेट आप नहीं कर पाओगे तो आप बिजनेस को नहीं चला पाओगे, वो बिजनेस की डेथ हो जाएगी। समझ में आ गया? क्योंकि हर एक को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सेल्स के साथ, सेल को फिर मार्केटिंग के साथ, मार्केटिंग को दूसरे फर्दर परचेज डिपार्टमेंट, मतलब सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। इन एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर इज ऑलवेज अ नीड टू establish, to maintain and to sustain report with the various kind of people, जैसे customers हो गए, employees हो गए, या many other peoples हो गए। हर एक को हम लोगों को कम्युनिकेट करना पड़ता है बिजनेस कंसर्न में, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उसके जरूरत के अकॉर्डिंग। उसको चाहिए क्या, उसको सुनना क्या है, उसको क्या बोलना है, ये सारी चीजें एक दूसरे से जोड़ती है, जो बिजनेस कम्युनिकेशन कहलाती है। समझ में आ गई बातें? अब हम लोग को पढ़ लेने हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स। सर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? पहला नोट डाउन करोगे, कन्वेइंग द राइट इंफॉर्मेशन एंड मैसेजेस, ठीक है, डैश दीजिए, लिखिए इसमें क्या आपको लिखना है। द इफेक्टिव कम्युनिकेशन कीप द पीपल abstract with the latest and updated information regarding the business trend. The communication must be clear, brief and understandable to all those concerned in the right spirit as conveyed. कहने का मतलब है कन्वेइंग द राइट इंफॉर्मेशन एंड मैसेजेस। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है कम्युनिकेशन करने का, कि उसको सही बात बताई जाए। मुझे जो पता है, मुझे जो आपको बताना है, वो सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए। अच्छा, जो मैं बताना चाह रहा हूं वो आप समझ पाओ, ये आपको कहता है राइट पाथ में। तो ये सारी चीजें, कम्युनिकेशन हमेशा क्लियर कट होनी चाहिए, ठीक है, और राइट चीजों को, राइट इंफॉर्मेशन गिव करनी चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है? कॉन्टैक्ट विद द एक्सटर्नल पार्टीज, ठीक है। डेफिनेशन क्या लिखोगे? एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट ओनली विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बट ऑल्सो विद द आउटसाइडर्स। सिर्फ और सिर्फ हम अपने बिजनेस के अंदर के लोगों को कम्युनिकेट नहीं करेंगे, हम बाहर वालों को भी कम्युनिकेट करेंगे, आउटसाइडर्स को भी कम्युनिकेट करेंगे। जैसे एक्सटर्नल जो भी पार्टीज होती है, जिससे हम सामान खरीद रहे हैं या जिसको सामान बेच रहे हैं, बाहर वाले लोग हैं, वो अगर मेरी बातों को समझ पाएंगे तो वो उससे हमसे बिजनेस डील कर पाएंगे। अगर वो मेरी बातों को समझ ही नहीं पा रहे हैं तो वो बिजनेस डील नहीं करेंगे, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे? डेवलपमेंट ऑफ द मैनेजरियल स्किल। हमारा कम्युनिकेशन बढ़ाने से मैनेजरियल का स्किल बढ़ता है। डेफिनेशन लिखोगे, इट हेल्प्स द मैनेजर्स टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन नेचर एंड फैसिलिटीज टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल। हम लोग जैसे ही कम्युनिकेट करते हैं, मैनेजर को कम्युनिकेशन हेल्प करता है हर एक इंडिविजुअल को समझने में, हर एक ह्यूमन बीइंग को समझने में, ठीक है। अगर उसमें कम्युनिकेशन स्किल है, एक मैनेजर में कम्युनिकेशन स्किल है, तो हर एक इंसान को समझा पाएगा, हर एक इंसान से वो काम करवा पाएगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल मैनेजर के स्किल को और बढ़ाती है, ठीक है, क्योंकि मैनेजर का काम क्या होता है? सबको मैनेज करना, और मैनेज तभी कर पाएगा जब वो लोगों को समझेगा और अपनी बातें समझा पाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसीज। इसका उद्देश्य होता है पॉलिसीज को इफेक्टिव बनाना। Effectiveness is the key function of the business communication. In business organization, efforts are made to update the knowledge and skill of the employees from time to time.
हमेशा हम लोगों को अपने एम्प्लॉयज के नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। तो उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर लोग मेरी बातों को सुनेंगे समझेंगे तभी तो वो अपने आप को इंप्रूव कर पाएंगे। अगर वो मेरी बातों को समझ ही नहीं पा रहे हैं तो वो इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। तो इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसीज को इफेक्टिव बनाता है। देखो मैं पॉइंट लिखवाता जा रहा हूं, आप नोट डाउन करते जाओ, लिखते चले जाओ, ये एग्जाम में आपको हेल्पफुल हो जाएगा। नेक्स्ट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ चेंजेस। ठीक, इसका डेफिनेशन लिखोगे, द बिजनेस क्लाइमेट इन एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नेवर रिमेन द स्टेबल बट एवर रिमेन इन कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ फ्लक्स एंड एनी चेंजेस। हम लोगों का हमेशा चेंज बिजनेस में आता रहता है, हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। उस चेंजेस के अकॉर्डिंग हम लोगों को भी चेंज करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए कम्युनिकेशन का होना बहुत ही जरूरी है। देखो मैं ये बिजनेस लेटर और कम्युनिकेशन है, तो मैं अभी कम्युनिकेशन करवा दे रहा हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा बिजनेस लेटर लिखा कैसे जाता है, इसमें क्या क्या आने हैं, इसमें बायोडाटा आएगा या नहीं आएगा, इसमें लेटर आएगा तो कौन से लेटर आएंगे, उसको लिखा कैसे जाता है, किस टॉपिक पे आपको ध्यान देना है, ये सारी चीजें मैं अभी बताने वाला हूं। ठीक है, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स। डेफिनेशन लिखोगे, इन एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द एम एंड ऑब्जेक्टिव आर क्लियरली मेंशन एंड इट बिकम द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एम्प्लॉय टू एक्ट अकॉर्डिंग फॉर द अचीविंग द सेम। कहने का मतलब है कि यहां पर किसी भी बिजनेस का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो क्लियर होता है कि हम लोगों को करना क्या है, लेकिन उससे लोगों को, इंडिविजुअल इंप्लॉयज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये समझ पाते हैं कम्युनिकेशंस के थ्रू। अगर कम्युनिकेट कर पाते हैं तो हर कोई उन चीजों को समझ पाता है और उस गोल को अचीव करने के लिए आगे की ओर बढ़ता है। तो ये थे इसके सारे फीचर्स। इसमें नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को क्या पढ़ लेनी है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों को पढ़ लेनी है वो है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के प्रोसेस क्या क्या हैं, तो ध्यान रखोगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होगे, पहला होता है आइडिया। सबसे पहले मन में हमारे आइडिया आएगा। सबसे पहला प्रोसेस जो होता है कम्युनिकेशन करने का वो है आइडिया। मेरे पास कोई आइडिया आया, ठीक है, तो वो फर्स्ट प्रोसेस हो गया आपका आइडिया। इसके बाद आता है कम्युनिकेटर और सेंडर। मेरे पास आइडिया आया, अब इसको सेंड कौन करेगा, जो सेंड करेगा वो सेंडर कहलाएगा, ठीक है, या कम्युनिकेटर कहलाएगा। ठीक है, हो सकता है कि आइडिया मुझे आए, सपोज दैट कि मुझे आइडिया आ गया कि मुझे ये बातें आप लोगों तक रखनी है, बट मैं नहीं रख रहा हूं, किसी और टीचर से मैं वो बातें रखवा रहा हूं, या कोई एक ऐसा प्रवक्ता है या कोई ऐसा स्पीकर है जिससे आप बातें कर पाओ या जिससे आप बातें समझ पाओ, वो अच्छा कम्युनिकेटर है, तो वो कम्युनिकेटर कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला होता है आइडिया, उसके बाद होता है कम्युनिकेटर। तीसरा होता है मैसेजेस। तीसरा जो है मैसेजेस और इंट्रोडक्शन। अब वो अपनी बातों को रखेगा। ठीक है, मेरे पास आइडिया आया, दूसरा एक इंसान है जो कम्युनिकेट करेगा, अब वो अपनी बातों को रख रहा है, मैसेजेस कर रहा है, जो उसके पास भी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये मैसेजेस जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ध्यान रखोगे, सिंपल होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ज्यादा ये नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्लियर कट। जो अपनी बातों को वो बताना चाहता है वो एकदम क्लियर कट होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोग बोर हो जाएंगे। समझ में आया? ब्रीफ में, शॉर्ट में, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको समझा देना है, दैट इज मैसेजेस। ठीक, अच्छा, उसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट आता है मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन। किस मीडियम से, अब आपको जो मैं समझा रहा हूं, जैसे मैं देखो आप लोगों को YouTube के माध्यम से समझा रहा हूं, ठीक है, एक वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूं, तो आप लोग प्रिंट मीडिया से, जैसे मेरे पास आइडिया तो आ गया, कम्युनिकेटर भी खड़ा है, वो अपने मैसेजेस को तैयार कर लिया, क्लियर कट बना लिया, अब आप तक पहुंचाएगा कैसा, उसका मीडियम क्या होगा, वो ऑनलाइन ऐसे लाइव क्लासेस के थ्रू देगा, या फिर न्यूज़पेपर में प्रिंट करवा देगा, मैगजीन में डलवा देगा, टीवी पे डलवाएगा, एड के थ्रू डलवाएगा, कैसे डलवाएगा, तो ये हमारा कहलाता है मीडियम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज करने का। ठीक है, मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन, क्लियर, ये इसको लिख लोगे। नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है वो होता है रिसीवर ग्रुप। जैसे मैं यहां पर अपनी बातों को आप बता रहा हूं, इस बातों को रिसीव कौन करेगा, बिजनेस कम्युनिकेशन और लेटर का जो मैं बात बता रहा हूं, आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं, ये किन के लिए है, रिसीवर कौन होगा, बुजुर्ग आदमी या टीचर्स, नहीं, स्टूडेंट्स, जो भी बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी बिजनेस कम्युनिकेशंस के स्टूडेंट हैं, वो उसको रिसीव करेंगे, वो रिसीवर कहलाएंगे। ठीक है, मैं सेंडर हूं, आप लोग रिसीवर हो। एंड द लास्ट वन आता है फीडबैक।
उसके बाद सबसे लास्ट आपको फीडबैक देना है। अगर आप मेरी बातों को समझ पाए हैं तो आप कमेंट करोगे कि हाँ सर समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो आप बोलोगे नहीं सर बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। ये फीडबैक आता है जिसकी वजह से हम अपने जो इंफॉर्मेशन है, मैसेजेस है, उसको फिर से चेंज करके कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया पूरा कम्युनिकेशन का प्रोसेस। क्लियर? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रिज्यूम को लेकर। आज हम लोग सीखेंगे कि रिज्यूम कैसे लिखे जाते हैं और उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं और क्या डेट वाइज, हेड वाइज क्या क्या लिखा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिज्यूम। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन आता है अबाउट द रिज्यूम तो आपको लिखना कैसे है? पहले इंट्रो लिखोगे, डियर सर विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट डेट, कुछ भी जो डेट मेंशन होगा क्वेश्चन में वो, why Indian Express in the context to the aforementioned subject I take the opportunity to offer my services to your organization for the same। मैं आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता हूं और आपने जो एडवर्टीजमेंट किया था उसके लिए मैं आपको एक लेटर दे रहा हूं। आई एम सेंडिंग योर माई डिटेल्ड रिज्यूम विच यू मे फाइंड इनक्लोज्ड हियर विथ। मैं इसमें अटैच क्या कर रहा हूं? अपना रिज्यूम अटैच कर रहा हूं। अब देखोगे रिज्यूम लिखते कैसे है। सबसे पहले आप जैसा देख पा रहे होगे, नेम, जो आपका नाम मेंशन होगा क्वेश्चन में, अपना असली नाम नहीं देना है, ठीक है? आपका जो नाम मेंशन होगा क्वेश्चन में आपको वो नाम मेंशन करना है। डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल एड्रेस, ये पहले मेंशन कर देना है। नीचे देखोगे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आपका पर्पस क्या है, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? टू वर्क एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव, क्योंकि ये जो एडवर्टीजमेंट है ये सेल्स एग्जीक्यूटिव का दिया गया था, ठीक है? तो टू वर्क एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव विद अ prestigious organization like yours in order to have bright exposure in the field of the marketing। मैं यहां काम करना चाहता हूं एज अ सेल एग्जीक्यूटिव क्योंकि आपकी कंपनी बहुत अच्छी है। समझ में आ रहा है? तो ये आपको पर्पस लिखना है, किस पर्पस के लिए आप आ रहे हो, ठीक है? दूसरा लिखना है वर्क एक्सपीरियंस, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या क्या है, क्योंकि आप सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए फॉर्म भर रहे हो तो आपको उसी से रिलेटेड या वही पोस्ट के लिए वर्क एक्सपीरियंस दिखानी है। जैसे यहां दिखाया गया है वर्किंग एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव विद द आनंद स्टील सिंस इतना इतना फलाना ढकाना, आपको लिख देना है कौन सी कंपनी, कोई भी दूसरी कंपनी का नाम आपको लिख देना है कि मैंने यहां काम किया है, इतने साल काम किया है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? तो जैसे यहां देख पा रहे होगे एमबीए है, कहां से किया गया है, बीकॉम कहां से आपने किया है, क्लास 12 कहां से किया, ये अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको 10th से लेकर अभी तक का और उससे रिलेटेड एक दो डाल दोगे जो आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है? अच्छा, नीचे देखोगे अचीवमेंट, आपको क्या क्या मिला है, आपने क्या अचीव किया है अभी तक, जहां भी आपने काम किया या जहां भी आपने पढ़ाई की उसमें अचीवमेंट क्या मिला। जैसे यहाँ गोल्ड मेडलिस्ट है, ये रैंक आया है, इसका 5th रैंक आया है, ठीक है? इंडिविजुअल प्राइज इसने जीता है। तो ऐसे ऐसे आपने अचीवमेंट क्या किए। उसके बाद हेडिंग, देखो सबका आपको हेडिंग लिखना है और उसके नीचे आपको बुलेट पॉइंट्स बनाकर जैसे इसमें दिया गया सेम एज इट इज आपको लिखना है। समझ में आ गया? बस ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड है, उसी से रिलेटेड आपको टॉपिक्स लिखने हैं, ठीक है? 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे इसी मेथड्स पे, इसी आपके फॉर्मेट्स पे, आपका क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है प्रोफेशनल ट्रेनिंग। आपने ट्रेनिंग अगर ली है तो कहां से ली है और कैसे ली है, क्या ली है, ये आपको डिटेल में यहां लिखना है। लास्ट है प्रोजेक्ट्स, अ डिटेल सर्वे फॉर इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग स्टेनलेस स्टील जो आपकी है। एक्स्ट्रा करिकुलम्स दिया गया है यहाँ पर, हमने क्या क्या हम जानते हैं, क्या क्या आपको पसंद है। जैसे यहाँ पर देखोगे चेस है, डिबेट्स है, ठीक है? ये सारी चीजें आपको प्रोजेक्ट्स में लिखनी है। और लास्ट आपको लैंग्वेजेस कौन कौन सी पता है, वो लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, जो भी आपको पता होंगे। इंग्लिश हिंदी तो डालना ही है, अदरवाइज जो भी आप जानते हो वो आपको डाल देनी है, 4-5 लैंग्वेजेस। ये हो जाएगा आपका रिज्यूम पूरी तरह से तैयार, ठीक है? ऐसे ही फॉर्मेट में आपको लिखना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस फॉर्मेट को आप नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो और इसमें 2-3 क्वेश्चन निकालकर प्रैक्टिस भी कर लो, ठीक है? और एग्जाम में लिखने की प्रैक्टिस कर लो जिससे आप एग्जाम में अच्छे तरीके से इसको लिख पाते हो। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ लेनी है बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर या कंपेन लेटर हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस की ओर ध्यान दें। अगर आपका क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, यू वेंट फॉर अ वैकेशन विथ योर फैमिली टू मनाली एंड स्टे इन अ होटल विक्रांत एंड कंपनी, however you are not satisfied with their services, write a letter, describe your stay and providing relevant suggestion। you are या तो सुदीप या जो भी नाम दिया रहेगा आपका वो लिखना है 100 to 150 वर्ड्स में।
तो यहां पर आप एक घूमने के लिए मनाली गए थे, वहां एक होटल में स्टे किया और होटल के मैनेजर को आपको क्या करना है, लिखना है लेटर, क्योंकि आप सेटिस्फाई नहीं हो उसके सर्विसेज से। तो सर लिखना कैसे है, जैसा कि आप सबसे पहले लिखोगे अपना नाम जितना भी है, आप जहां रहते हो वगैरह वगैरह, आपका जो भी पिन कोड है, डेट वगैरह मेंशन कर दोगे। नीचे टू जिसको आप लिख रहे हो उसको लिखना है आपको, जैसे होटल मैनेजर है विक्रांत एंड कंपनी मनाली उत्तराखंड, ये आपको लिख देनी है। ठीक है, आपको सबसे पहले अपना नाम मेंशन करना है, फिर उसका डिटेल्स मेंशन कर देना है। फिर जैसा कि आप लोग जानते ही हो सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, आप सब्जेक्ट लिखोगे, किस लिए, कंप्लेन एंड फीडबैक लेटर आपको लिखनी है, तो आप सब्जेक्ट लिखोगे। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है, डियर सर या मैडम जो भी है व्हाटएवर, आई विश टू इन्फॉर्म यू अबाउट माई स्टे इन योर होटल्स फ्रॉम इतना टू इतना, जैसे इस होटल की बात हो रही है। अब तो ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि आपका जो लेटर है वो किस सब्जेक्ट पे है, उस सब्जेक्ट पे आपको डिफाइन कर देना है। तो आपको ऐसे बिजनेस लेटर स्टार्ट करनी है। ठीक है, लास्ट में सजेशन दे देनी है। लेटर्स को याद रखोगे, बहुत ज्यादा लंबा या बहुत ज्यादा कुछ आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसके टॉपिक्स के बारे में ही लिखना है, फर्दर चीजें नहीं लिखनी है और सिंपल शब्दों में ही लिखना है। लास्ट में आप ये सारी चीजें लिखने के बाद आप जानते ही हो कि आपको क्या करना है, अपना नाम वगैरह मेंशन कर देनी है, फीडबैक मेंशन कर देनी है। ठीक है, कि हम लोग क्या हैं, जैसे आप जानते ही हो थैंक यू, योर ट्रूली या योर फेथफुली या जो भी व्हाटएवर जो लास्ट में आप लिखना चाहते हो। यहां पर देख पा रहे होगे आप सब, हम लोग कहां लिख रहे हैं, लेफ्ट साइड में सारी चीजें डिटेल्स में लिख रहे हैं। तो आपको सारी चीजें डिटेल्स में इधर साइड लिख देनी है, ये आपका बिजनेस कंप्लेन लेटर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। सर बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, तो याद रखोगे बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो बहुत टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला टाइप्स अगर आपका देखा जाए तो कहता है सीमेंटिंग और लैंग्वेज बैरियर्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है सीमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर्स। ये क्या है सर, कहता है सीमेंटिक रेफर्स टू द स्टडी ऑफ मीनिंग इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। इट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ द कम्युनिकेटिव लैप्स। अगर हम लोग कम्युनिकेशन करने में लैप्स कर दें साइकोलॉजिकल और फिजिकली, तो फिर इसको सिमेंटिक बैरियर्स कहा जाता है। जो होता है क्या क्या होता है इसके अंदर इंक्लूड, ये क्या होता है, ये कैसे होता है, तो इसके लिखोगे इसमें इंक्लूड्स क्या किया जाता है। पहला फॉल्टी ट्रांसलेशन, अगर मैं आपको बता रहा हूं और ट्रांसलेशन ही गलत कर रहा हूं, वर्ड्स की जो चीजें हैं वो मैं गलत बता रहा हूं, तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। अगर मैं ट्रांसलेशन ही गलत कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं मीनिंग उसका कहीं और निकल आएगा, जो मैं बताना चाह रहा हूं वो नहीं निकलेगा। दूसरा है अनक्लियर प्री कॉन्सेप्ट, अगर मुझे पहले से कॉन्सेप्ट का ज्ञान नहीं है, पहले से कॉन्सेप्ट पता नहीं है, तो कहीं ना कहीं मैं उस चीज को ओवरलैप करने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए प्री कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। यह हो जाता है लैप्स। ठीक है, बैरियर, बैरियर मतलब रुकावट, कम्युनिकेशन में रुकावट। तीसरा क्या है, रॉन्गली एक्सप्रेस्ड मैसेज, हम लोग जो एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो मैं गलत एक्सप्रेस कर रहा हूं, आप लोगों को गलत चीजें बता रहा हूं। ठीक है, जिससे आप लोगों का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो आप उससे क्लियर नहीं हो पा रहे हो, एग्जैक्ट चीजें नहीं समझ पा रहे हो, ये भी बैरियर्स रुकावट डालती है सिमेंटिक में। नेक्स्ट है यूज ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज, अगर मैं बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज यूज करूं, बहुत ही बिजनेस फॉर्मल लैंग्वेज को यूज करूं, ठीक है, या फिर जैसे फ्रेजल वर्ब को यूज करूं, तो आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे होते हैं ना, इडियम फ्रेजेस होते हैं, मुहावरे होते हैं, तो अगर ऐसे में चीजों को यूज करूं तो आपके ऊपर से निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को मैंने बताया भी था कैट्स एंड डॉग। कैट्स एंड डॉग एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है वर्षा हो रही है, बट अगर जनरल सेंस में देखोगे तो कुत्ता एंड बिल्ली। ठीक है, कैट्स एंड डॉग, लेकिन इसका जो असली मीनिंग होता है वो होता है वर्षा हो रही है। तो अगर ऐसे ऐसे वर्ड्स को मैं अगर यूज करूं तो फिर समझने में काफी दिक्कत आएगी। तो वही कहता है यहां पर यूज ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज की वजह से ये बैरियर्स आता है, रुकावट आती है समझने में। नेक्स्ट कहता है अनक्लेरिफाइड एजम्पशन, मैं ऐसे ऐसे एजम्पशन लूं, अगर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूं जो आपको पता ही नहीं है, जिसका रिलेशन आपके दूर दूर तक नहीं है, तो फिर वो क्लैरिफाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारे सेमेंटिक बैरियर्स हैं। यहां हम लोग पढ़ रहे हैं बैरियर्स, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन का पहला टाइप। ठीक, हमारा जो नेक्स्ट बैरियर है वो है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल रूल, स्ट्रक्चर, पॉलिसी, अपॉइंटमेंट etc इन्फ्लुएंस द इफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज। ठीक है,
हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, हमारा जो बिजनेस टर्म होता है, उसके भी कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर हैं, उसके रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, और उसकी वजह से भी बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, हम लोगों को समझने में रुकावट आती है, क्योंकि हमें उसके रूल्स के अकॉर्डिंग चलना होता है। जैसे एग्जांपल लिखोगे पॉइंट्स, इसमें इंक्लूड्स क्या किया जाता है, इसके अंदर क्या क्या बैरियर्स आते हैं। पहला, कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका स्ट्रक्चर होता है, उसमें बहुत सारे लेवल काम करते हैं, ठीक है, जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ठीक है, बॉस होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, क्लर्क होते हैं, तो बहुत सारा, हर कोई एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, वहां स्केलर चेन काम करता है। मतलब बॉस को बोलना है तो वो मैनेजर को बोलेगा, फिर उससे नीचे को बोलेगा, फिर उससे नीचे को बोलेगा, तब जाके फिर वो वर्कर्स को बोलेगा। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप काम चलता है। तो कहीं ना कहीं अगर मेरी बातें, मैं डायरेक्ट आपसे बात करूं तो आप ज्यादा उस बातों को समझ पाओगे, लेकिन किसी दूसरे के थ्रू होकर जाएगा तो कहीं ना कहीं वो बातें समझने में वो प्रॉब्लम होगी, और हो सकता है कि उसमें कुछ ना कुछ मिर्च मसाले भी लग जाएं। ठीक, पहला। दूसरा क्या कहता है, बैड मेंटेनेंस ऑफ द कम्युनिकेशन ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं क्या, रिटेन डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपको जो भी स्ट्रक्चर है, कोई कम्युनिकेट करना आपने लिख कर दे दिया, ठीक है, लिख कर जब हम लोग देते हैं तो उसमें इमोशंस नहीं होते, ठीक है, और वो पढ़ने में कहीं ना कहीं डिफरेंट मीनिंग निकल कर आते हैं। और अगर वो पेपर आपको राइट टाइम तक नहीं पहुंचे, या उसको आपने संभाल कर नहीं रखा, या एज ए डॉक्यूमेंट्स की तरह यूज किया, तो आप उसको कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। ठीक, नेक्स्ट कहता है ऑर्गेनाइजेशनल रेगुलेटरी पॉलिसीज। क्योंकि बिजनेस में टर्म्स एंड पॉलिसीज चलती है, हमें कहीं ना कहीं बिजनेस की पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, उसकी वजह से हम खुलकर कम्युनिकेट नहीं कर पाते, एक दूसरे को नहीं समझ पाते, क्योंकि हमें बिजनेस के रूल्स के अकॉर्डिंग ही जाना पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज, जैसे मान लो अगर हमारे पास, हम लोग ग्राफिकली या विजिबली या जो भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे समझाने की कोशिश करते हैं, अगर आपके पास वो सारी चीजें नहीं हैं तो फिर कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है कि हम लोग का समझाने का तरीका, क्योंकि हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग चीजें होती है। जैसे आपने देखा होगा मीटिंग कंडक्ट होती है तो प्रोजेक्टर्स पर लगाकर लोगों को समझाया जाता है। तो बात यहां उठती है कि हमारे बिजनेस कंसर्न में कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, कैसे समझाया जाता है, उसका तरीका क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, और तरीका अगर वैसा है तो फिर वो बैरियर्स करेगा ही करेगा। इज इट क्लियर? चलो, ये तो हो गए हमारे ऑर्गेनाइजेशनल। तीसरा जो हमारा आता है वो होता है इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैरियर। इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो लिखोगे, दिस बैरियर्स रेफर्स टू द डिग्री ऑफ एन इंडिविजुअल्स इमोशन एंड इंटेलेक्चुअल perception for the lack of it on the part either of the sender or the receiver would lead to a serious lapse of communication। क्योंकि हमारी इमोशन, मैं जिस इमोशन के साथ बता रहा हूं, अगर आपके पास वो इमोशन नहीं है या आप उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। बात समझ में आई? अगर कोई बंदा सामने वाले बंदे को रो रहा है और कुछ चीजें बता रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको हंसी आ रही है, वो उसके इमोशन को नहीं समझ पा रहा, तो कहीं भी वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। इज इट क्लियर? या कोई बंदा मुझे हंसाने की कोशिश कर रहा है और मुझे हंसी ही नहीं आ रही है, तो मैं उसकी बातों को नहीं समझ पा रहा हूं, इसलिए मुझे हंसी नहीं आ रही है। समझ में आ गया? तो ये हमारा इमोशन कहलाता है, जिसमें इंक्लूड्स क्या है? इट इंक्लूड्स, पहला पॉइंट इमोशनल एटीट्यूड। आपको पता ही है, इमोशन को समझ पाएंगे तो ठीक, नहीं समझ पाएंगे तो कम्युनिकेट नहीं होगा। दूसरा, लेस ग्रास्पिंग पावर। हम लोग ग्रैप्स जो कर पाते हैं, इसमें कहता है लेस ग्रैस्पिंग पावर। हम लोग अगर किसी की चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, ग्रैप्स नहीं कर पा रहे हैं, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि आप जो समझाने की कोशिश कर रहे हो, आपको बहुत दुख है, आप इमोशन के साथ बोल रहे हो, लेकिन मैं आपको ग्रैप्स नहीं कर पाता हूं, ठीक है? तो अगर ग्रैस्पिंग पावर जो हमारा है वो वीक होगा तो फिर हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है सिलेक्टिव एटीट्यूड। हर एक बिजनेस कंसर्न में या लोगों का अलग अलग अपना एटीट्यूड होता है, और उस एटीट्यूड को फॉलो करना या उसी एटीट्यूड में उसको समझाना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है? क्योंकि मेरा एटीट्यूड अलग है, आपका एटीट्यूड अलग है, मेरा बोलने का तरीका अलग है, आपका समझने का तरीका अलग है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे साइकोलॉजिकल और इमोशनल। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट कहता है फिजिकल बैरियर्स। अब ये फिजिकल बैरियर्स क्या होता है? तो फिजिकल बैरियर्स में कहता है फिजिकल बैरियर्स आर propped up because of the physical conditions such as a noise, time, distance and the financial obstacles।
यहाँ पर फिजिकल बैरियर्स जैसे नॉइस हो गए, बहुत हल्ला हो रहा है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो, या बहुत ज़्यादा दूरी है, डिस्टेंस है तो, या फिनेंशियल बैरियर्स है तो, ये हमारे फिजिकल होते हैं, जिसमें इंक्लूड्स क्या है, पहला लिटरली एक्सप्लोजन। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि टुडे देयर इज अ वाइड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द नॉलेज एंड एवरी एरिया ऑफ नॉलेज हैज इट्स ओन लिटरेचर। सभी को समझने का तरीका, सभी के पढ़ने लिखने का तरीका, सभी की लिटरेसी रेट अलग अलग है। तो अगर एक पढ़ा लिखा इंसान एक अनपढ़ इंसान को समझाने की कोशिश कर रहा है तो हो सकता है कि उनके बीच में थोड़ा सा गैप हो जाए, लिटरेरी आपकी गैप फिल हो जाए। ठीक है, तो ये फिजिकल बैरियर्स है। दूसरा है नॉइस, टाइम एंड डिस्टेंस। ये तो आपको पता ही है, अभी मैंने बताया कि अगर नॉइस है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं आपका जो कंसंट्रेशन है वो यहां पर नहीं होकर दूसरी ओर शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा है फाइनेंस रिलेटेड ऑब्स्टेकल्स। फाइनेंशियल रिलेटेड ऑब्स्टेकल्स क्या है सर? अगर हम लोग फिनेंशियल से रिलेटेड कोई चीजें बता रहे हैं, या फिर मेरी बात समझो कि मैं आपको YouTube पे बता रहा हूं, आपके पास डेटा नहीं है, आपके पास मोबाइल नहीं है, या प्रॉपर वे में कोई गैजेट्स नहीं है, तो आप इस चीजों को समझोगे कैसे? ठीक है, या फिर अगर मुझे लैब में समझाने की जरूरत है तो मुझे लैब की जरूरत पड़ेगी, तब मैं उस चीजों को दिखाकर समझा पाऊंगा। तो ये फिनेंशियल बैरियर्स कहलाता है। नेक्स्ट है पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल मतलब सेंडर और रिसीवर दोनों के बीच अपना अपना कोई ना पर्सनल एटीट्यूड होता है, उसकी वजह से भी दोनों में कम्युनिकेशन गैप फील होता है। जैसे इट इंक्लूड्स एटीट्यूड, पहला एटीट्यूड, क्लियर है। दूसरा प्रॉपर मीडियम। तो प्रॉपर मीडियम, अगर मेरे पास प्रॉपर मीडियम ऑफ एक्सचेंज करने की चीजें नहीं है, अगर हमारा मीडियम नहीं है तो फिर मैं कैसे बता पाऊंगा? सपोज दैट कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, आपके पास नेट खत्म हो गया है, तो फिर आप नहीं समझ पाओगे, आपके पास मोबाइल नहीं है, या आपके पास जो भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज करने की, कम्युनिकेट करने की चीजें नहीं है, तो वो आपका प्रॉपर वे में कम्युनिकेट नहीं होगा। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंटरेस्ट। मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, आप समझ ही नहीं पा रहे हो, तो फिर क्या होगा? कम्युनिकेशन गैप नहीं फील हो पाएगा, वो बहुत ज्यादा और बढ़ जाएगा क्योंकि आप ध्यान ही नहीं दोगे। नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज। अगर मैं उस बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बता रहा हूं, अगर कोई एक स्पीकर है जो बता रहा है वो खुद ही डिमोरलाइज है, तो वो आपको क्या मोटिवेट करेगा? समझ में आया? तो बॉडी लैंग्वेज भी आपको बताता है कि आपको कैसे चीजों को कम्युनिकेट करना है। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? पर्सनल बैरियर्स हो गए। एंड लास्ट है कल्चरल बैरियर्स। कल्चरल तो जानते ही हो, समाज, हमारी सोसाइटी, हमारा धर्म, ये भी हमारे बैरियर्स को बढ़ाता है। तो ये सारे बैरियर्स हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में कम्युनिकेशन बैरियर्स आ जाए, तो आप इसको अच्छे से बनाकर लिख सकते हो। मैंने पॉइंट्स को नोट डाउन करवा ही दिया है। क्लियर? देखो, इसमें आपको और क्या पढ़ लेनी है, याद रखोगे क्लेम लेटर। आपको क्लेम करना है किसी चीज का, वो बिजनेस टर्म्स में, आप उसका फॉर्मेट देख लोगे, क्लेम लेटर। ठीक है, जॉब एप्लीकेशन लेटर आपको कैसे लिखना है, रिज्यूम कैसे लिखना है, ये याद रखोगे। रिज्यूम मैंने बताया ही अभी, रिज्यूम आपको देख लेने हैं। रिपोर्ट राइटिंग आप लोगों को देख लेनी है कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे किया जाता है, 2-4 चीजें आप इसमें नोट डाउन कर लोगे, बायोडाटा देख लोगे। समझ में आ गया? तो इतनी सारी चीजें आपको देखनी है। बाकी मैंने कम्युनिकेशन बता ही दिया। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस हम लोगों को पढ़ लेनी है। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन हम लोगों को देख लेना है, इसका नेचर मैंने इंपॉर्टेंस बता ही रखा है। ये सारी चीजें देख लेनी है। और 1-2 पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, जो मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं। आप लोगों को नेक्स्ट देख लेनी है वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये वर्बल मीडियम क्या होता है, नॉन वर्बल मीडियम होता क्या है। वर्बल मतलब हम लोग किसी साइन के थ्रू या बोलकर या साउंड के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वर्बल में 2 आते हैं, ओरल और ग्राफिक। ओरल तो समझ ही रहे हो, बोलकर, और ग्राफिक मतलब विजुअली हम लोग देखकर समझते हैं। समझ में आ गया? ये हमारा 2 होता है वर्बल मीडियम। दूसरा आता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में आते हैं विजुअल साइन, कुछ साइन के थ्रू आपको समझाया जाएगा, ऑडियो साइन के थ्रू आपको समझाया जाएगा, बॉडी लैंग्वेजेस के थ्रू आपको समझाया जाएगा। ठीक है, प्रॉक्सिमिक्स है या पैरा लैंग्वेजेस है, तो ये आते हैं नॉन वर्बल में। तो आपको ये भी क्वेश्चन को जरा ध्यान से देख लेना है, वर्बल और नॉन वर्बल मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके बिजनेस कम्युनिकेशन के। आप इसको पढ़ लो, ध्यान से देख लो, और अगर कोई प्रॉब्लम्स है या किसी के नोट्स चाहिए आपको तो प्लीज मैसेज करो, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करें, नहीं भी अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं सर ये प्रॉब्लम्स रह गई है। ठीक है, और अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।